देखिए, जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। दूसरा पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट, एंड अमीनो एसिड्स, एंड आता है पॉलीमर। ये जो पोर्शन है इसका शिकार कैसे किया जाए, ठीक है। पॉलीमर अपन ने एक दिन अलग से लेक्चर लेके उसको अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में जो रिएक्शन वाला पोर्शन था वो शायद हमने सैटरडे डिस्कस किया, ठीक है। अब बात आती है अमीनो एसिड एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा यार उसको तो याद ही करना पड़ेगा, तो फिर जब कहानी स्टार्ट हो रही है तो वहां भी चलते हैं अपन, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है एक्चुअली चैप्टर 3 पोर्शन में डिवाइड है। एक्चुअली चैप्टर 3 पोर्शन में डिवाइड है। पहला पोर्शन इसका आता है ड्रग्स, दवाइयां, ठीक है। दूसरा पोर्शन जो आता है इसमें वो आता है केमिकल इन फूड इंडस्ट्री, एंड तीसरा पोर्शन जो आता है वो है साबुन, ठीक है। आप देखो अगर उसको माइक्रो एनालिसिस करें, ठीक है, तो वो चैप्टर 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ड्रग्स, केमिकल इन फूड एंड सोप, साबुन, ठीक है। साबुन में डिटर्जेंट वगैरह जो है सारी चीजें हैं। अब अगर हम बात करें ड्रग्स, ठीक है, एक चार्ट दे देता हूं आपको इसका मैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। पक्का चाहिए क्या, नहीं चाहिए? चाहिए। तो ड्रग्स वाला जो पोर्शन है, इस ड्रग्स वाले पोर्शन में आती है दवाइयां। थोड़ा सा एक आउटलुक बनाता हूं आपको, ड्रग्स क्या है। देखो ड्रग्स जो है आप जानते हो ड्रग्स है, ठीक है। आप लेते ही हो आजकल ड्रग्स, नहीं लेते? लेते हो प्रॉपर जो है आपका खुद जो है रूम जो है मेडिकल बना हुआ है, वहां जो है सर दर्द की दवा, फीवर की दवा, पेट दर्द की दवा, चूरन, ठीक है। अनशन खा भी तो लेते हो आप लोग, ठीक है। उसके साथ में आजकल जो है नींद आने की दवा, बहुत सारों की नींद रुकने की दवा, कॉफी, चाय, नींद रुकने की दवा, ठीक है। सारी चीजें रखी हुई है। तो ड्रग्स और मेडिसिन में अंतर क्या है? ड्रग्स एक केमिकल फॉर्मूला है या केमिकल है, और मेडिसिन भी केमिकल है। तो एक ऐसा केमिकल जो आपने जिसको इंटेक्ट किया, और अगर वो हमें बायोलॉजिकल एडवांटेज दे दे, मतलब केमिकल लिया और हमें फीवर आ रहा था, फीवर ठीक कर दिया, मतलब उसने बायोलॉजिकल एडवांटेज दे दिया, तो साहब उस ड्रग्स को हम नाम दे देते हैं मेडिसिन। क्या नाम दे देते हैं? मेडिसिन। अब साहब मेडिसिन, ड्रग्स से आ गए हम मेडिसिन, ठीक है। और अगर इस मेडिसिन की हमें आदत लग गई, पता चले हम डेली जो है कफ सिरप पी के सो रहे हैं, तो वो ड्रग्स बन जाती है। क्या बन जाती है? ड्रग्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहने मैं दारू नहीं पीता, मैं तो कफ सिरप ही लेता हूं सिर्फ डेली रात को, ठीक है। तो ऐसे भी हैं बहुत सारे जो पूरी एक बॉटल कफ सिरप की पी जाते हैं, तो वो भी अपने आप में दारू ही है। तो अगर उस दवा का आपको एडिक्शन लग जाता है तो वो क्या बन जाती है? ड्रग्स। तो मेडिसिन और ड्रग्स क्लियर है। अब साहब ड्रग्स की अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी आती है जैसे एंटासिड। नाम सुना आपने एंटासिड? जैसे आपकी बॉडी के अंदर जब एसिड का फ्लो बढ़ जाता है, जब आपने पिज्जा भी खाया, बर्गर भी खाया, गोलगप्पे भी खाए, अब पेट तो अपना है ना, हम उसके बारे में कहां सोचते हैं। आपको लग रहा है फ्री का मिल रहा है, आने दो, यहां भी फ्री का मिल रहा है, आने दो, ठीक है, वहां भी आने दो। अब साहब रात के 11 बजे बाद ठीक है, अंदर से जो है एसिडिटी चालू हो गई, मतलब बॉडी के अंदर जो है एसिड का क्या बढ़ गया? फ्लो बढ़ गया। या एसिडिटी का होने का मतलब एसिड बढ़ गया। तो अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए
आपको मोहल्ले के अंदर बेस भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा? बेस, ताकि पेट के अंदर एसिड किसे देखे? बेस को। बेस किसे देखे? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो जाए? एसिड बेस। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका तो है नींबू पानी पी लो। सबसे सिंपल तरीका, घर पे नींबू पानी पी लो। अब नींबू कौन सा एसिड है? तो पेट में भी तो एसिड ही बना है। ज्ञान पिला रहे हो, ठीक है। एक्चुअली अगर आपने जैसे ही एसिडिटी बढ़ी और अगर मुंह में नींबू निचोड़ लिया तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नींबू तो क्या है? एसिड है। तो सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं? न्यूट्रल करते हैं। मतलब पानी लेते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, NaCl डालते हैं, मतलब थोड़ा नमक डालते हैं, KCl भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक, KCl सेंधा नमक है वो भी डाल सकते हैं, और उसके बाद पानी मिलाते हैं। तो पानी क्या है? वाटर और एसिड मिलकर सॉल्यूशन क्या बन गया? बेस। नींबू पानी का सॉल्यूशन क्या बन गया? बेस। और फिर जो है वो आपने जो है जैसे ही डाला तो अंदर का एसिड किसे देखेगा? बेस को। बेस ने किसे देखेगा? एसिड को। और आंखों ही आंखों में क्या होगा? एसिड बेस, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इंस्टेंट अगर हमें आराम चाहिए, ये एक तरीका है, दवा वगैरह नहीं है, नहीं तो फिर हम एंटा एसिड टैबलेट का यूज करते हैं, और वो एंटा एसिड टैबलेट जो है उसको यूज कर जो है वो सेम काम ये करता है। कभी भी अगर एसिडिटी बने तो नींबू मत निचोड़ लेना, या 2-3 नींबू निचोड़ के पी मत लेना डायरेक्ट, नहीं तो निपट जाओगे, एसिडिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, तो एंटासिड समझ में आया क्या काम है? ठीक है, एक दवा आती है एंटीपायरेटिक, नाम सुना है आपने? एंटीपायरेटिक, ठीक है। और ड्रग्स की मेडिसिन की कैटेगरी में आती है नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स। सुना है आपने नारकोटिक्स और नारकोटिक्स ड्रग्स क्या चीज है? ऐसे ड्रग्स जिनका एडिक्शन नहीं होता है वो क्या होते हैं? नॉन नारकोटिक्स, ठीक है। और जिनका एडिक्शन होता है वो क्या है? नारकोटिक्स, जो खतरनाक होती है। जैसे आप देखिए, जैसे आपकी बॉडी में फीवर चढ़ गया, बॉडी गर्म हो गई, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज करेंगे। और एस्पिरिन नाम सुना है आप लोगों ने? एस्पिरिन का इंटैक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। मगर मान लीजिए हम बात करें नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में, क्या नारकोटिक्स ड्रग्स भी मेडिसिन के फॉर्म में यूज होते हैं? बिल्कुल होते हैं साहब। किस कंडीशन में होते हैं? जब आपकी बॉडी अदर दवाइयों के लिए रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, तो उस समय जो है आपको नारकोटिक्स ड्रग्स लगाए जाते हैं। जैसे किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर होने में उसकी बॉडी दर्द से तड़प रहा है, वो अब और दवाएं काम करेगी ही नहीं, उसको मॉर्फिन का शॉट लगना ही है। जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे मॉर्फिन का शॉट लगेगा, और वो 10, 12, 13, 14 घंटे के लिए वो दर्द महसूस होना बंद हो जाएगा। उसे दर्द तो होगा मगर उसे महसूस होना बंद हो जाएगा। तो ये मॉर्फिन वगैरह ये नारकोटिक्स ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक होता है न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स जो है, अगर आपने देखा होगा कभी जंगल के अंदर जाकर गए हो, जंगल में, फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में सेंचुरी वगैरह देखी है कि आप मोहल्ले के कुत्ते ही देखे हैं, ठीक है। तो वहां जब आप सेंचुरी में जाते हैं तो या डिस्कवरी चैनल अपन देखते हैं, तो वहां क्या होता है, जैसे कोई इंजर्ड हो गया, टाइगर या लॉयन इंजर्ड हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए कैसे डॉक्टर कैसे जाते हैं? ले ऐसे, ले ऐसे 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 जाते हैं क्या? नहीं, वो सबसे पहले उसको जो है एक शॉट मारते हैं, आपने देखा होगा, और उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स, ठीक है। और वो न्यूरोलॉजिकल क्या होता है? नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे उसको शॉट मारा, शॉट मारने के बाद जो है 30 मिनट के लिए इंफॉर्मेशन दिमाग में जाना बंद हो जाती है, ठीक है। अब जब इंफॉर्मेशन दिमाग में जाना बंद हो गई तो भूल जाता है कि मैं शेर हूं। एक्चुअली तो भूल जाता है मैं शेर हूं। अब वो चुपचाप एक जगह लेट गया, अब वो आंखें खोल के बस देख रहा है। अब डॉक्टर जाएगा, अब डॉक्टर जाएगा, अगर डॉक्टर को पता है मैं 20 मिनट में इलाज करूंगा तो 40 मिनट का लगाता है वो। क्या पता दवाई में मिलावट हो, ये विश्वास थोड़ी कर सकता है, ठीक है। शेर उसको बोले ला बेटा कहां जा रहा है, इधर बैठ, ठीक है। तो इसीलिए
40 मिनट का उसको शॉट मारा तो 20 मिनट में उसको काम खत्म करना है। अब वो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है टाइगर लोयन का। अब लोयन ऐसे देख रहा है, ठीक है, उसे कुछ पता नहीं है, फिर भी डॉक्टर को इतना डर लगता है उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं कि क्या पता मुझे देख के याद आ जाए कि मैं टाइगर हूं। देखा होगा ना आपने डिस्कवरी वगैरह पे, ठीक है, नहीं आता मगर फिर भी ऐसा होता है। फिर उसको ट्रीट करने के बाद डॉक्टर वापस जो है अपनी जो भी बस वगैरह होती है उसमें आकर बैठ जाता है, कार वगैरह में, और वो इंतजार करता है उसके खड़े होने का। 40 मिनट के बाद वो उसको याद आता है, अरे मैं तो टाइगर था, मैं तो भूल ही गया था, और उसके बाद वो खड़ा होकर चला जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स जो होता है ना हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो फालतू इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाते हैं उसको बंद कर देते हैं। जैसे बहुत सारे इंसान आपने देखोगे पागल हो गए, पागल हो गए, अब डॉक्टर क्या करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं क्या ऐसे फूंक लगा के? नहीं ना, वो क्या करते हैं उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ऐसी दवाएं देते हैं जिससे इंफॉर्मेशन जाना बंद। जैसे मान लो भाई पागल हो गया, ठीक है, अब भाई को जो है शादी में ले जाना है, तो घर वाले क्या करेंगे, इसे जो डॉक्टर ने दवा दी है वो दे देंगे। अब उसके बाद इसको शादी में ले जाके बिठा दिया। अब इसे पता नहीं है ये पागल है, इंसान है, ये चुपचाप बैठा हुआ है, बस हंस रहा है। सामने दुल्हन बैठी उसको देख के हंस रहा है, ठीक है, दुल्हन समझ ही नहीं पा रही मुझे मेरे पड़ोसी को देख के हंसना है कि इसको देख के हंसना है, मगर हंस रहा है ये, ठीक है। फूल फेंक रहा है तो फेंकता ही जा रहा है, इसे कोई मतलब नहीं। बट अगर उस दवाई का रेस्पॉन्स बंद हो जाए, मतलब उसके जो लिमिट है वो खत्म हो जाए, तो इसके बाद इसे पता लगेगा आई एम पागल, देन ही विल मचाओ द तांडव, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो पागल के लिए क्या किया जाएगा, उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। समझ में आया? नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स कैसे काम करते हैं। अब आता है एंटीबायोटिक, नाम सुना है एंटीबायोटिक? जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया नाम का सुअर आपकी बॉडी में घुस गया, बैक्टीरिया नाम का सुअर आपकी बॉडी में घुस गया, तो सबसे पहले आपको उस बैक्टीरिया को किल करना पड़ेगा, और किल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक नाम का कुत्ता आप एंटर कराओगे अपनी बॉडी में, और वो उस बैक्टीरिया को मारेगा अंदर जाके, मगर उसे पता नहीं है, टारगेट्स क्लियर नहीं होते हैं उसके, वो उस बैक्टीरिया को ही मारता है, साथ में आपकी किडनी के भी 2 लात मार के आता है वो, ठीक है, लीवर के भी 2 लात मार के आता है। तो होता है ना एंटीबायोटिक खाने से लीवर खराब हो जाता है या नुकसान करती है, ये एक रीजन होता है। तो एंटीबायोटिक टारगेटेड काम नहीं करता है, वो अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं। समझ में आया? ये एंटीबायोटिक नाम क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, न्यूरोलॉजिकल्स क्लियर है, एंटा एसिड क्लियर है, नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक्स क्लियर है। अब आता है साहब केमिकल इन फूड इंडस्ट्री। अब इसके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं जो वो चार्ट के फॉर्म में आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, केमिकल इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर केमिकल का क्या योगदान है भाई साहब? आज के दिनों में अगर 20 साल पहले हम कहें तो हम प्योर खाना खाते थे, 20 साल पहले अगर हम कहें तो हम प्योर खाते थे, और आज भी गांव में प्योर ही खाया जाता है, रेयर चांस है। मगर आज की डेट में सब कुछ इम्प्योर हो गया। क्यों? क्योंकि फूड इंडस्ट्री के अंदर केमिकल आ गया। केमिकल कैसे? आप शादी में जा रहे हो, सब्जियां बिल्कुल जो है लाल हो रही है खून की तरह, कैसे हो रही है? मिर्ची से हो रही है क्या वो? अरे साहब कलर डाला, बहुत प्यारा कलर उन्होंने डाला है, ठीक है, कि नहीं सर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, अरे कलर डाला है उन्होंने, ठीक है। आप देखो मिठाइयों के अंदर कलर, ठीक है, फूड इंडस्ट्री के अंदर कलर का एंटर हो गया। आप जैसे जूस के शॉप पे जाओगे तो अलग अलग वैरायटी के केमिकल हैं। अगर वो प्योर जूस पिला दे तो आप वॉमिट कर दो, अरे क्या यार गंदा जूस पिलाए, वो डाल भैया वो वाला केमिकल डाल जिससे किडनी खराब होती कि ले, वो डाल जिससे लीवर डैमेज होता है ले, ठीक है, कि मीठा तो डाला ही नहीं, कि मीठा नहीं, वो डाल जिससे डायबिटीज होता है कि ले, और फिर जो है फिर हम जूस पी रहे हैं। तो जूस जो है हेल्दी होता है, जूस जो है हेल्दी होता है, कि आज मैंने हेल्दी खाया क्या, कि जूस पिया। फ्रूट्स में केमिकल, तरबूज जानते हो, खरबूजा जानते हो, खरबूजा, आप यहां के मार्केट से खरबूजा खरीदो, इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा, एक बार बताऊं इतना मीठा होता ही नहीं खरबूजा।
और वो शुगर को फेल कर रहा है। क्यों? उसको बेचारे को मजबूर किया गया मीठा होने के लिए। इंजेक्शन ठोके हैं उसके तगड़े कि बेटा मीठा रहना है तेरे को। सच कह रहा हूं, कहीं से भी कुछ भी खरीद लो, यहां पर आप अड़ोस पड़ोस में जाके खरबूजा खरीदो, इतना जबरदस्त मीठा होगा कि आपको लगेगा यार क्या यार फ्रेश फ्रूट खा रहा हूं मैं तो। अबे उसके इंजेक्शन लग चुका है, इंजेक्शन खा रहा है तू। ठीक है, तो फ्रूट्स में भी केमिकल आ गया। ठीक है, और जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें पकाने के लिए केमिकल, तो बुरी तरह से जकड़ लिया है केमिकल। तो फूड्स इन केमिकल, समझ रहे हैं आप कितना खतरनाक है। आज की डेट में जो सबसे बड़ा कैंसर का रीजन है केमिकल इन फूड्स। फूड के अंदर केमिकल आ गया है, पहले नहीं था, इसलिए लोगों को कैंसर नहीं होता था। आज के 20 साल पहले रेयर होता था, अभी कोई भी मिल जाएगा। यहां आप पढ़ रहे हो, आपके घर गांव जाओगे, पता चलेगा पड़ोस वाले अंकल कैंसर से मर गए। अरे वो तो ठीक थे, क्या ठीक थे? लास्ट स्टेज पे ही पता लगता है, लास्ट स्टेज पे ही पता लगता है। यूएस के अंदर पता है क्या होता है? हर साल मेडिकल टेस्ट होता है, हर साल मेडिकल टेस्ट होता है। गवर्नमेंट करवाती है, और आप मेडिकली अगर अनफिट हैं तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। भाई वो मेडिकल टेस्ट क्यों करवाते हैं? कि कोई बीमारी नहीं लगनी चाहिए हमें, ठीक है, बाकी वो स्वस्थ रहना चाहते हैं। आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में टेस्ट ही नहीं कराते हैं। क्यों? क्या पता कुछ निकल जाए, इसलिए डरते हैं। टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? क्या पता कुछ निकल जाए, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप देखो आपके परिवार के अंदर मम्मी पापा दादा दादी, उनसे बोलो पापा टेस्ट करा ले, झापड़ मार देंगे खींच के आपके कि मेरे अंदर क्या हुआ है। उन्हें क्या लगता है? क्या पता कोई कैंसर वैंसर निकल जाए। ठीक है, तो यहां टेस्ट ही नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता? कुछ निकल जाए। हमारे को क्या लास्ट में पता लगता है कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं। ठीक है, 10 दिन बाद निकलने वाले हैं, 2 महीने बाद निकलने वाले हैं। इसका रीजन है कि बॉडी चेकअप नहीं होते हैं, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। मगर जहां डिसिप्लिन है वहां बॉडी चेकअप होते हैं। आर्मी देखो आप, आर्मी में हर साल जो है बॉडी चेकअप होता है, फुल बॉडी चेकअप पूरे परिवार का। अगर आपका परिवार का कोई भी सदस्य आर्मी में है तो उसका फुल बॉडी चेकअप होगा। ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ नहीं निकला, क्या पता अगले साल HIV पॉजिटिव निकल जाए, एड्स निकल जाए, कुछ पता थोड़ी है। फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या पता कुछ निकल जाए। हमें क्या लास्ट स्टेज में ही पता लगता है कि हमने जो है जीवन भर कुछ मीठा नहीं खाया, लास्ट में पता लगा शुगर हो गई। ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है 10-10 सालों तक मीठा अवॉइड करते रहे कि मीठा नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, और उन्हें हुआ क्या? डायबिटीज। अब वो ये सोच रहा है मुझे हुई तो कैसे हुई। अबे तूने मीठा नहीं, तूने तरबूज खाया था, खरबूजा खाया था जिसमें इंजेक्शन ठुके हुए थे। ठीक है ना, और भी बहुत सारा फूड इन केमिकल में। आप देखो लोग जिम जाते हैं तो वहां पर वो, मैंने क्या देखा कि जिम से पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके पहले एनर्जी ड्रिंक जा रहा है, एक एनर्जी ड्रिंक जा रहा है बूस्ट अप करने के लिए। तो वो भी क्या एक तरह का केमिकल है। और बूस्ट अप मतलब कि आप खूब एक्सरसाइज कर पाओ, फुल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो कितना खतरनाक है ये, है या नहीं है? अभी रिसेंटली एक स्टडी आया है, एक डॉक्टर ने बिल्कुल फेसबुक पे लिखा है कि एक इंसान जो था उसको हार्ट अटैक हुआ। क्यों? क्योंकि वो जिम जाता था, और जिम में जो सप्लीमेंट वो यूज करता था, सप्लीमेंट में देखो वैरायटी, कि जिम एक्सरसाइज करने से पहले लिक्विड लेना पड़ेगा ताकि बूस्टअप हो जाए, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद प्रोटीन पाउडर, दिन में जो और पता नहीं क्या क्या ओमेगा 3 वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। वो इतने मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है कि उसके लिए हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गए। आपने देखा होगा रिसेंटली बॉलीवुड का एक एक्टर जो है करीब 1 साल पहले हार्ट अटैक, सिद्धार्थ, अगर नाम सुना है तो, सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है, दीदी को पूरा आइडिया है। ठीक है, तो सिद्धार्थ शुक्ला रात को अच्छे वाले सोए थे, सुबह हार्ट अटैक से उठ ही नहीं पाए, हार्ट अटैक से उठ ही नहीं पाए, जबकि उन्हें तो हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए था। वो तो इतना फिट आदमी है, आप देखो उसके फोटोग्राफ। वहां पर जिम में एक बहुत तगड़ी एक्सरसाइज होती है
जो आपके इस वाले कोट को टारगेट करती है, यहां पर इस वाले मसल्स को, हार्ट वाले, ये हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। अगर किसी को हार्ट अटैक होने वाला है तो 10 दिन पहले सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। यहां पे दर्द होता है उसको, इस जगह कुछ ना कुछ बॉडी अलग बिहेव करती है। तो जो ये वाले एक्सरसाइज करता है उसको तो कभी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, ठीक है, मगर उसको हुआ। और थर्ड मेजर अटैक था लास्ट, मतलब स्टार्टिंग के 2 आए ही नहीं, क्या पता आए हो उसको पता ही ना लगे हो, वो एनर्जी ड्रिंक ले रहा उस समय आए हो। ये एनर्जी ड्रिंक क्या करता है, हार्ट बीट को इतना तगड़ा फास्ट करता है, इतना तगड़ा फास्ट करता है कि ब्लड की जो है सप्लाई जबरदस्त फास्ट हो जाती है। तो वो भी तो हार्ट फेलियर का रीजन हो सकता है, समझ रहे हैं आप। एक रिसर्च का पॉइंट है, सिद्धार्थ शुक्ला, एक जवान आदमी जो है रात को सोया, सुबह जगा ही नहीं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जो है जिम जा रहा है वो उसके हार्ट अटैक नहीं होगा, ठीक है। तो केमिकल इन फूड, फूड के अंदर क्या आ गया, केमिकल, ठीक है। और इसमें भी केमिकल में जो हमारे सिलेबस में है, स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, नेचुरल स्वीटनर्स हैं, किसका स्वीटनेस ज्यादा है किसका कम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो चार्ट आपको मिलेगा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है साबुन। साबुन का तो एक तो फॉर्मूला होता है, मगर डिटर्जेंट जो होते हैं, डिटर्जेंट वो 3 तरह की कैटेगरी आती है। कैटाइनिक, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है, तो फिर आपको कैटाइनिक का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एनाइनिक डिटर्जेंट वो पता होना चाहिए। तो आप पता इस चैप्टर को कैसे टारगेट करेंगे, 3 कैटेगरी में टारगेट करेंगे। पहला कैटेगरी साबुन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मैं आग लगा दूंगा, नहीं, डेली जो है रात के 10 मिनट जो है आप कैटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल पढ़ते रहें। उसे क्या एग्जाम्पल है, फोटो कैसा दिखता है, क्या है, बस ऐसा देखते रहें। समझ गए आप लोग। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे उसे। जैसे मान लो 4 चाइनीज आपके सामने खड़े कर दी जाए आज की डेट में, तो आपको चारों एक जैसे नजर आएंगे, मगर एक का नाम है चिन, एक का नाम है किम, एक का नाम है क्वान, एक का नाम है च्वान। हाँ, ऐसे ही होते नाम। अब आप कंफ्यूज हैं, कौन किम है, कौन चिन है, कौन च्वान है, कौन क्या है। अब अगर वो चारों 5 लोग जो है डेली आपके सामने आ रहे हैं, डेली आपके सामने आ रहे हैं, अगर 10 दिन तक आपके सामने आए तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो अलग अलग है चारों, ठीक है, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई अगर ऐसा चैप्टर हो जो इस तरह से टारगेट करना हो, उसको ऐसे टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमीनो एसिड्स। देखिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें अमाइन और एसिड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें अमाइन और एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। जनरली जो हमारे सिलेबस में जो हम लोग पढ़ते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड्स, अब आप देखिए, ये अमाइन एसिड RH, जिस कार्बन से एसिड जुड़ा वो अल्फा और अल्फा पे अमाइन जुड़ा, इसे क्या बोलेंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स में जिसमें अमाइन और एसिड प्रेजेंट होते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड्स। इसके 3 कैटेगरी हैं, एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड्स, और एक होता है बेसिक अमीनो एसिड्स। आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी कोई फोटो याद नहीं रखना। अमीनो एसिड्स का स्टार्टिंग यूनिट याद रखना, आर का वैल्यू चेंज होगा साहब, ठीक है। आर का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, क्वेश्चन में जो है आंसर चेंज होता चला जाएगा। अब देखिए उसको भी कैसे याद रखना है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आर का वैल्यू चेंज करना है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें एसिड और बेस के मोल क्या होंगे, बराबर, उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड। और जिसमें एसिड के मोल ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। और जिसमें बेस के मोल ज्यादा होंगे वो क्या होंगे,
बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो यहां पर बच्चों R का वैल्यू क्या हो सकता है? R का वैल्यू यहां पर H हो सकता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, गवली आगला, गवली आगला। गवली कौन सा है? न्यूट्रल। आग कौन सा है? एसिडिक। ला कौन सा है? बेसिक। तो गवली आग ला, गवली आग ला। गवली मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड और एसिडिक मतलब आग और बेसिक मतलब ला। अब देखिए, गवली आग ला, जी ग्लाइसिन, ए एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? स्टार्टिंग में आएगा H, दूसरे में आएगा CH3, तीसरे में आएगा आइसोप्रोपाइल। ये तीन याद रखना है, HCH3 आइसोप्रोपाइल, याद रहेगा। ये बताओ कौन है ये? CH3 आइसोप्रोपाइल। ये बताओ ये कौन है? कौन है ये? आइसोप्रोपाइल। गवली, G मतलब ग्लाइसिन, V मतलब वैलिन, सॉरी A मतलब एलेनिन और V मतलब वैलिन, L मतलब ल्यूसीन, I मतलब आइसोल्यूसीन। कैसे याद रखेंगे? पहला क्या है? H, दूसरा CH3, तीसरा आइसोप्रोपाइल। चौथे में जो आइसोप्रोपाइल है ना, उसमें एक और कार्बन लगा देना, तो क्या बन जाएगा? ल्यूसीन। ठीक है, ये बताइए, इससे बताओ क्या बनेगा? ल्यूसीन। क्या बनेगा? ल्यूसीन। अगर इस ल्यूसीन में CH3 को आप यहां लगा दो तो ये बन जाएगा आइसोल्यूसीन। तो H, CH3 आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में एक और कार्बन आगे लगा दिया तो क्या बन गया? ल्यूसीन। और CH3 का पोजीशन शिफ्ट कर दिया, क्या बन गया? आइसोल्यूसीन। ठीक है, इस तरह से आप इसे टारगेट कर सकते हैं। समझ में आया? अब मेरे से कोई पूछे कि वैलिन का स्ट्रक्चर बताओ, मुझे नहीं आता, मगर मुझे ये तरीका आता है। ठीक है, बताओ मैंने यहां पर अगर R का वैल्यू H लगाया, क्या बना? ग्लाइसिन। अगर मैंने R का वैल्यू CH3 लगाया, बताओ क्या बना? सुना ही नहीं दिया। वैलिन या वैलेनिन? एलेनिन। ओके, और अगर मैंने आइसोप्रोपाइल लगाया, बताओ क्या बना? वैलिन। और अगर इसमें मैंने आगे की तरफ एक CH2 लगा दिया, बताओ क्या बना? ल्यूसीन। और इसमें अगर ये CH3 मैंने यहां शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया? आइसोल्यूसीन। अब ये आइसोल्यूसीन याद करोगे, जीवन में याद नहीं होगा। याद हो भी गया तो 1-2 घंटे याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। बताओ, इसमें एसिड और बेस के मोल सेम है या अलग अलग है? सेम। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, तो बताओ ग्लाइसिन एसिडिक अमीनो एसिड है या न्यूट्रल? अच्छा, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, कौन सा अमीनो एसिड है ये? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब बात करते हैं आग। आग मतलब एसिडिक। तो ये कौन सा अमीनो एसिड है? एसिडिक। एसिड के मोल ज्यादा होंगे या बेस के? और ला में किसके मोल ज्यादा होंगे? बेस के। अच्छा, ये देखिए, ये बताओ कितनी करीना? 1। ये बताओ कितनी करीना? 2। ये बताओ कितनी करीना? ये बताओ कितनी करीना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? ऐसे मत कर लेना 1 2 3 4 खेल खत्म। कैसे करना है? 1 2 3 4। ठीक है, अब साहब बताओ, ये बताइए, एस्पारेडीन है, एस्पार्टिक एसिड, सोच लो, और जी ग्लूटामिक एसिड। तो इन दोनों, ये एसिडिक अमीनो एसिड है या बेसिक? एसिड में एसिड के मोल ज्यादा या बेस? हैं? एसिड। तो यहां एक एक एसिड लगा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये बताओ, ये क्या है? लाइसिन। और ये आर्जिनिन। ये बताओ, ये बेसिक है या एसिडिक है? तो इसमें क्या होंगे? बेस होंगे या एसिड होंगे? बेस। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछे व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामिक एसिड, नहीं आता साहब,
मुझे पता है 1 2 3 4, क्या पता है 1 2 3 4, तो मैं यहां पर CH2COH लगा दूंगा। ये किसका फोटो आ गया? एस्पार्टिक। समझ में आ रहा है? बताओ एसिड के मोल ज्यादा है या बेस के? एसिड के। तो एसिडिक अमीनो एसिड है या बेसिक? तो गवली आग ला, गवली कौन सा है, एसिडिक या न्यूट्रल? और आग और ला, ला आग में एसिड के मोल ज्यादा या बेस? उधर H से स्टार्ट करना है, HCH3 आइसोप्रोपाइल, उसमें एक और कार्बन लगा दिया और फिर उसमें पोजीशन शिफ्ट कर दिया, आपका क्वेश्चन फोटो मतलब बन जाएगा। और यहां पर 1 2 3 4 एसिड एसिड बेस बेस, और इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब साहब यहां पर जो है क्वेश्चन और आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक बार IIT में क्वेश्चन आया, बताओ ये किसका फोटो है? किसका है? ग्लाइसिन। अब बताओ किसका है? एलेनिन। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में जो था वो तो अभी बताऊंगा मैं। अच्छा, हाई पीएच का मतलब सॉल्यूशन बेसिक या एसिडिक, और लो पीएच का मतलब, हाई पीएच का मतलब और लो पीएच का मतलब एसिडिक। अच्छा बताओ बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड है या नहीं है? तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और यहां से पानी निकल गया और यहां पर साफ बन गया एनाइन। ठीक है, बताओ एनाइन है या कैटाइन है? एनाइन। ठीक है। अच्छा, हाई लो पीएच, लो पीएच मतलब सॉल्यूशन एसिडिक। एसिड को क्या पसंद है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड बेस फास्ट होगा स्लो होगा? फास्ट। तो साहब यहां पर एसिड बेस फास्ट होकर जो है ये लोन पेयर H+ को दे दिया जाएगा और यहां ये बन जाएगा। बताओ ये क्या बना, कैटाइन या एनाइन? एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हाई पीएच पर एलेनिन का फोटो जो है कैटाइनिक होगा या एनाइनिक होगा, तो बताइए कैसा होगा? एनाइनिक। और लो पीएच पर कैटाइनिक। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आप बात कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो एनाइन, बताइए एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा या कैथोड की तरफ? एनोड की तरफ। और कैटाइन कहां अट्रैक्ट होगा? कैथोड की तरफ। तो भैया ये एनाइन बताइए मूव करेगा कहां पर? एनोड। और ये कहां मूव करेगा? क्वेश्चन सुनिए, पहला क्वेश्चन, हाई पीएच पर कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, कैटाइनिक या एनाइनिक? बताइए एनोड की तरफ मूव करेगा कैथोड। और लो पीएच पर? लो पीएच पर, तो लो पीएच पर कैथोड और हाई पीएच पर एनोड। और एक ऐसा पीएच जिसमें अमीनो एसिड ना तो कैथोड की तरफ मूव करे ना एनोड की तरफ मूव करे, उस पॉइंट को, उस पीएच को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। और उस समय बनता है ज्वीटर आयन, जिसे हम डाइपोलर आयन भी बोलेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा पीएच, बताओ हाई पीएच पर जो है एनाइन कहां जाएगा? एनोड। लो पीएच पर कैटाइन कहां जाएगा? कैथोड। एक ऐसा पीएच जिस पर जो है ये अमीनो एसिड ना तो कैथोड की तरफ जाए ना एनोड की तरफ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। ठीक है, ये जाना चाहता है एनाइन एनोड की तरफ, ये जाना चाहता है कैथोड की तरफ, कहीं नहीं जाएगा, ये चुपचाप रुक जाएगा और उस समय क्या बनेगा? ज्वीटर आयन। और इस ज्वीटर आयन का नाम क्या होता है? डाइपोलर आयन। ठीक है, तो यहां पर अगर दो अमीनो एसिड्स के बीच में से पानी निकल जाए तो बनने वाले बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर पेप्टाइड बॉन्ड दो अलग अलग अमीनो एसिड्स के बीच में बने तो उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। तो दो अमीनो एसिड्स के बीच में से जब पानी निकल जाए तो बनने वाले बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर दो अलग अलग अमीनो एसिड्स के बीच में से पानी निकले तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। और अगर मॉलिक्यूलर मास जो है 10,000 से ज्यादा हो जाए तो भाई साहब वो बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। और उसमें फिर आप पढ़ते हैं डीएनए एंड आरएनए, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन वगैरह वगैरह, वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये सारी बायो की बात यहां पर आ गई। ये आपका मदद करेगा गोली आगला। अब देखो यहां से क्वेश्चन, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पॉलीमर वाला पोर्शन से। ठीक है, तो पॉलीमर वाला पोर्शन
मैंने आपको फिर बताया, वो जो क्लास मैंने पहले लिया था वो 17 तारीख के बाद फिर लूंगा वैसा का वैसा क्लास। तो एग्जाम के नजदीक लूंगा वो क्लास, ताकि वो याद रहे और आपका एग्जाम का काम चल जाए। ठीक है, वहीं से आएगा पेपर में, ध्यान रखना कुछ बाहर से नहीं आएगा, जो मैंने बोला वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ लो मेरी बात? तो वो उस समय ले लेंगे। तो अगर आपका थोड़ा मिस भी हो गया तो वहां पर क्लियर हो जाएगा।